हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट वन एजुकेशन में। आज हम लोग भारत की नदियाँ देखेंगे। तो भारत की नदियाँ जो हैं, इसको दो भागों में बांट कर देखेंगे। पहली है भारत की हिमालयी नदियाँ और दूसरा है दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय नदियाँ और उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं उनको हिमालयी नदियाँ। और पहला इसमें देखेंगे हिमालय नदियाँ। तो इनकी इनकी जो जल का जो स्रोत होता है वो हिमनद और वर्षा का जल होता है और इन्हें सदा नीरा कहते हैं। इन नदियों को सदा नीरा कहते हैं। इनमें तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्र है, जिसमें सिंधु नदी तंत्र है और उसके बाद है गंगा नदी तंत्र और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो पहले हम लोग इसमें सिंधु नदी तंत्र को देखेंगे और इसमें जो है कौन कौन सी नदियां हैं, इसका उद्गम स्थल क्या है। तो इसको पहले मैप से हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र को। तो सिंधु नदी तंत्र का जो इसका उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के निकट से इसका उद्गम होता है। ये कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। और ये नदी इसकी सहायक नदियाँ जो भारत में हैं वो सबसे ऊपर से अगर देखेंगे तो पहली है झेलम, उसके बाद है चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। कभी कभी इसको ऊपर से नीचे के क्रम में दे देता है कि उत्तर भारत से नीचे दक्षिण भारत की तरफ नदियों का क्रम लगाइए। तो इसको आप लोग याद रखिए। और सिंधु नदी की जो पाकिस्तान हुई और जो उधर से आकर मिलती हैं उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट नदियां हैं। जैसे इसमें एक नदी है श्योक नदी है और ये नुब्रा, ये दोनों सिंधु नदी की सहायक नदी है। और इसके बाद गिलगित और काबुल, काबुल जो है ये स्वात नदी की सहायक नदी है। कुर्रम, तोची, उसके बाद गोमल, गोमल है, गोमल की सहायक है कूदर और झोब। ये दोनों कूदर और झोब ये दोनों गोमल की सहायक है और गोमल सिंधु नदी की सहायक है। उसके बाद इसके बीच में जो है दोआब, इन लोग इसको भी याद रखिए कि इनके बीच बीच के दोआब को क्या कहते हैं। तो झेलम और सिंधु नदी के बीच के दोआब को सिंधु झेलम दोआब कहते हैं। उसके बाद झेलम और चिनाब के बीच के दोआब को चाज दोआब कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, चाज दोआब। उसके बाद रावी चिनाब के बीच के दोआब को रचना दोआब कहते हैं। और रावी व्यास के बीच के दोआब को बारी दोआब कहते हैं। और सतलज और व्यास के बीच के दोआब को विष्ट दोआब कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अब इसमें हम लोग देखेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में 5180 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत की ढाल से होता है। यह नदी अपने स्रोत के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 320 किलोमीटर की दूरी बहने के बाद यह नदी जम्मू कश्मीर से भारत में प्रवेश करती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है। तो ये जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर से भारत में प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम मिलकर पंचनद बनाती हैं। तो ये पंचनद आपकी मिठानकोट के स्थान पे ये पंचनद जो पांचों नदियाँ आकर मिलती हैं इसको पंचनद कहते हैं। और इसमें जो है सिंधु नदी की कुल लंबाई, टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। यह नदी डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये भी पूछा जाता है कि सिंधु नदी एस्चुरी बनाती है या डेल्टा। तो सिंधु नदी डेल्टा बनाती है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से होता है। ये तो हो गया। झेलम नदी इसका उद्गम जो है वेरिनाग झील से होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो ये वेरिनाग झील से होता है। उसके बाद चिनाब नदी का उद्गम जो है वो वारालाचा दर्रा से होता है। और रावी नदी का जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रा से होता है।
और ब्यास नदी और रावी नदी ये दोनों का रोहतांग दर्रा से होता है। और सतलज जो है आपकी, सतलज ये राकसताल झील से निकलती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और इन लोगों का कभी कभी पूछ लेता है कि इन लोगों का प्राचीन नाम, नदियों का प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए इसमें सतलज, जो सतलज का प्राचीन नाम है वो शतुद्री था। उसके बाद व्यास का विपाशा, रावी का परुखड़ी या इरावती, रावी नदी का परुखड़ी या इरावती था। उसका चेनाब का अस्किनी, चेनाब का प्राचीन नाम अस्किनी था। ये लोग आप याद रखिएगा, ये बहुत कभी कभी पूछता है। झेलम, झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है वो वितस्ता है। और ये सिंधु नदी का जो प्राचीन नाम है वो हिरण्यवती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, सिंधु नदी का प्राचीन नाम हिरण्यवती है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये। इन नदियों पर कुछ परियोजनाएं भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इसको भी एक बार देख लीजिए। किशन गंगा जो परियोजना है ये झेलम नदी पर है। और तुलबुल, ये दो परियोजनाएं ये झेलम नदी पर है, तुलबुल और किशन गंगा। उसके बाद चिनाब पे जो है ये सलाल, सलाल परियोजना और दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार, ये 3 परियोजनाएं चिनाब नदी पर हैं। उसके बाद रावी नदी पर थिन बांध परियोजना है, एक ही परियोजना है, थिन बांध परियोजना रावी नदी पर। उसके बाद ब्यास नदी पर आपका पोंग बांध परियोजना और हरिके बांध परियोजना। पोंग बांध, हरिके बांध ये ब्यास नदी पर है। सतलज नदी पर नथपा झकरी और भांगड़ा नागल परियोजना है। तो ये बहुत पूछता है, नथपा झकरी और भांगड़ा नागल बांध परियोजना किस पर है, तो ये सतलज नदी पर है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। दूसरे नंबर पर है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में देखेंगे पहले गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो गंगा का जो उद्गम स्थल है, ये नदी पहले अलकनंदा नाम से प्रवाहित होती है। तो ये इस नदी का, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है सतोपथ ग्लेशियर से ये निकलती है। उसके बाद ये अलकनंदा के नाम से प्रवाहित होती है। और इसमें जो है विष्णु प्रयाग में इससे 2 नदियाँ आकर मिलती हैं, एक विष्णु गंगा और दूसरी है धौली गंगा। तो इसका नाम यहाँ विष्णु प्रयाग है, यहाँ पे आके मिलती है। उसके बाद इसमें नंदकी आके जब मिल जाती है तो इसको नंद प्रयाग इस स्थान का नाम कहते हैं। और इसके बाद पिंडर आके मिलती है तो ये कर्ण प्रयाग में, और ये अलकनंदा ही नाम से यहाँ तक प्रवाहित होते हुए आती है। और मंदाकिनी इसमें जब मिल जाती है तो इसको रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और ये देव प्रयाग में जब आके भागीरथी इसमें मिलती है तो यहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है। तो देव प्रयाग में जब भागीरथी आके अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है। और यमुना आके इसको प्रयागराज में इससे मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसका उद्गम स्थल जो है सतोपथ ग्लेशियर से होता है। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी के रूप में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के ग्रेट हिमालय के ढाल से गंगोत्री नामक ग्लेशियर से गोमुख नामक स्थान से होता है। तो उस स्थान का नाम गोमुख है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। भागीरथी, इसमें देखिए भागीरथी और अलकनंदा जब आके यहाँ पे मिल रही है तो यहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है। यह नदी गंगा नाम से ऋषिकेश हरिद्वार से प्रभावित होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में जो जो ज़िले हैं इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इसको भी पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश की ये बिजनौर, मुरादाबाद, ये नदी जो है बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर और कन्नौज, कानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर तथा बलिया की सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार के छपरा, पटना, हाजीपुर, बेगूसराय, भागलपुर से प्रवाहित होते हुए यह झारखंड की सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, झारखंड की सीमा बनाती है, न कि झारखंड जिले में राज्य में जाती है। तो इसको भी याद रखिएगा कि झारखंड की सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है ये नदी। पश्चिम बंगाल में मालदा जिले में
गंगा दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा हुगली नाम से प्रभावित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरी शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा, ये भी इम्पोर्टेंट है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। ग्वालाडो नामक स्थान पर पद्मा में जमुना मिलती है। जमुना के संगम के पश्चात पद्मा में मेघना मिलती है। मेघना नाम से यह नदी 100 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात चांदपुर नामक स्थान के निकट मेघना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मेघना और हुगली की संयुक्त डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। मेघना और हुगली की संयुक्त डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। यह विश्व के अधिकतम विस्तृत और चाप के आकार का डेल्टा है। गंगा के डेल्टा में सुंदरी नामक वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है कि सुंदरी नामक वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पतियों को मैंग्रोव या ज्वारी वन कहते हैं। मैंग्रोव वन जो है ये डेल्टा भारत में पाया जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा की सबसे यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर बड़ी नहीं है, सबसे लंबी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी है। लंबी का मतलब कि जो लेंथ में, लंबाई में यमुना है, और सबसे बड़ी मतलब जिसकी जलधारण क्षमता अधिक हो, तो कोसी नदी की जलधारण क्षमता यमुना से ज़्यादा है। तो ये सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछेगा तो ये कोसी है, और अगर पूछेगा सबसे लंबी सहायक नदी तो ये यमुना है। और गंगा की टोटल कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनको हम लोग देखेंगे कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और जो इम्पोर्टेंट है, कौन दक्षिण से और कौन उत्तर से आके मिलती हैं। तो ये अलकनंदा नदी है जो कि यहाँ पर भागीरथी नदी मिलने के बाद देवप्रयाग में यहाँ से गंगा नाम से प्रभावित होते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में पहली जो इसकी सहायक नदी है ये रामगंगा है। रामगंगा इस कन्नौज में आके मिलती है। गंगा नदी में रामगंगा कन्नौज में आके मिलती है। उसके बाद यमुना नदी, ये आपकी दक्षिण से गंगा नदी में मिलती है, इलाहाबाद प्रयागराज में। और इसके बाद गोमती जो है ये गाजीपुर में मिलती है। उसके बाद घाघरा जो है ये छपरा में आके मिलती है गंगा नदी में। गंडक नदी हाजीपुर में आके मिलती है। ये सब उत्तर से आके मिल रही हैं, ये नदियाँ उत्तर से मिल रही हैं। और बूढ़ी गंडक ये गंगा नदी में आके मिलती है। और कोसी भी आके यहाँ मिलती है भागलपुर में। और महानंदा गंगा नदी में आके मिलती है। उसके बाद यहाँ से ये झारखंड की सीमा बनाते हुए ये नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। इसके बाद दक्षिण से जो इसमें नदियाँ मिलती हैं वो यमुना हो गई। उसके बाद सोन नदी आके मिलती है पटना में। उसके बाद हुगली नदी मालदा में आके मिलती है। और यमुना की सहायक नदी भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, तो इसी में देख लेते हैं। यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं ये काली नदी है, बनास, जो कि बनास ये यमुना की सहायक नहीं है, बनास ये चंबल की सहायक है। ये भी पूछ लिया जाता है कि चंबल की सहायक नदी, तो चंबल की सहायक जो है ये काली सिंध चंबल की सहायक है। और काली सिंध की सहायक नदी क्षिप्रा है, ये क्षिप्रा काली सिंध की सहायक नदी है। और उसके बाद बनास जो है ये चंबल की सहायक है, और चंबल यमुना की सहायक है। ये थोड़ा क्रिटिकल है, इसको याद रखिएगा। और यमुना की बेतवा, केन, तमसा, ये तीनों, बेतवा, केन और तमसा, ये तीनों यमुना की सहायक नदी है। सोन की सहायक नदी ये भी रिहंद सोन की सहायक नदी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इनके बीच का जो दोआब है ये भी पूछ लिया जाता है। तो यमुना और
गंगा के बीच के दोआब को गंगा यमुना का दोआब कहते हैं। रामगंगा और गोमती के बीच के दोआब को रुहेलखंड का दोआब कहते हैं। और गोमती और घाघरा के बीच के दोआब को अवध का दोआब कहते हैं। और घाघरा और गंडक के बीच के दोआब को पूर्वी यूपी का मैदान कहते हैं। उसके बाद गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच के मैदान को सौस का मैदान कहते हैं। और बूढ़ी गंडक और कोसी के बीच के मैदान को मिथिला का प्रदेश कहते हैं। और कोसी और महानंदा के बीच को पश्चिम बंगाल का मैदान कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नदियाँ और इनकी सहायक नदियाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि इसको मैप से देखने पे थोड़ा जल्दी याद होगा, इसलिए इसको मैप से एक बार ज़रूर देखें। और इसमें जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं इन उत्तर भारत की ये हो गई हैं गंगा नदी। अब इसमें एक और नदी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये भी हम अगले वीडियो में देख लेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसके बाद दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ में विंध्य सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, ये दोनों विंध्य सतपुड़ा की नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती हैं। पश्चिमी घाट की गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार। तो इन सब नदियों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।